अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। झोंपड़ी में 2 अदद दिए जल रहे थे और 3 चारपाइयाँ रखी हुई थी। उस्ताद, हम किस चीज़ पर सफ़र करेंगे? चारपाई पर बैठे हुए एक डाकू ने कहा। हम इस दौर के जदीद डाकू हैं, इसलिए जीप में सफ़र करेंगे। आज घोड़ों को थोड़ा आराम देना चाहिए, सरदार ने कहा। उस्ताद, आज कितने बंदे आपके साथ जाएंगे? उसी डाकू ने कहा। सरदार ने चारपाइयों पर बैठे हुए अपने साथियों की तरफ नजरें दौड़ाई और कहा, आज बाबूजी और अफजल इधर ही रहेंगे, बाकी सब चलेंगे। उस्ताद, इतने साथी ले जाने की ज़रूरत ही क्या है? वो हिंदू सेठ तो मिस्कीन सा आदमी है, 2 आदमी को देखकर ही दिल छोड़ बैठेगा। एक दूसरे डाकू ने कहा, नहीं, वो हिंदू सेठ आम आदमी नहीं है। उसके बारे में मैंने और भी बहुत कुछ सुन रखा है। हो सकता है उसे इस डाके के बारे में पहले ही मालूम हो जाए। सरदार ने संजीदा लहजे में कहा। क्या उस्ताद, क्या हमें कोई गद्दार है जो उसे बताएगा? एक दूसरे डाकू ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खबर मिली है कि यह हिंदू सेठ काली देवी का बहुत पुराना पुजारी है, इसलिए काली देवी खुद उसकी हिफाजत करती है। काफ़ी लोगों ने बताया है कि यह सेठ जब चाहे अपनी शक्ल काली की तरह बदल लेता है और आम हालत में भी उसकी ज़ुबान 2 फुट से कुछ ज़्यादा ही लंबी होती है। सरदार ने तफसील से आगाह किया। ओह, फिर तो मुकाबला सख्त रहेगा उस्ताद, उसी डाकू ने जवाब दिया। हाँ, काफ़ी सख्त मुकाबला होगा। और हाँ, हथियार साफ कर लिए थे तुम लोगों ने? सरदार ने पूछा। हाँ सरदार, वो तो हमने सुबह ही साफ कर लिए थे, एक दूसरे डाकू ने जवाब दिया। बस ठीक है, हम कुछ देर के बाद ही निकल चलेंगे, सरदार ने कहा। कुछ देर के बाद एक खुली छत की जीप में कुल 14 अफराद खड़े थे और फिर जीप तेजी से चल पड़ी। कच्चे पक्के सुनसान रास्तों पर जीप उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। तमाम डाकुओं के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें मौजूद थी और सर पर काले कपड़े की पगड़ियां बंधी थी। होशियार हो जाओ, गांव नजदीक आ रहा है, सरदार ने कहा तो तमाम डाकुओं ने कपड़े से सर उतारकर मुंह पर बांधने शुरू कर दिए। अब तमाम डाकू नकाबपोश डाकू बन चुके थे। वो रही उस सेठ की हवेली, तेजी से उसके सामने जाकर ब्रेक लगाओ और वहां 6 बंदे बाहर ही रह जाना, 2 अकबी तरफ, 4 सामने की तरफ। सीटी बजते ही तेजी से जीप में सवार हो जाना। समझ गए तमाम लोग? सरदार ने तेजी से हिदायतें देते हुए कहा तो तमाम डाकुओं के सर इस बात में हिल गए। जीप गांव की कच्ची गलियों में घुस चुकी थी, जहां स्ट्रीट लाइट ने काफी रोशनी फैला रखी थी, मगर तमाम लोग अपने अपने घरों में बंद थे। ड्राइवर ने गाड़ी हवेली के दरवाजे के सामने रोकी तो तमाम डाकू उछल उछल कर बाहर निकल आए। 2 डाकू फौरन अकबी तरफ बढ़ गए, जबकि 8 डाकू तेजी से हवेली के बड़े गेट की तरफ बढ़ गए, जहां चौकीदारों ने देखकर घबराकर अंदर ही भाग गया था। इस तरह उन्हें दरवाजे पर कोई जहमत ही न उठाना पड़ी। खबरदार, जो जिधर है उसी जगह रुक जाए और हाथ उठा लो, सरदार ने राइफल सीधी करके जोरदार आवाज में कहा, जबकि बाकी डाकू अंदर की तरफ बढ़ गए थे। सरदार ने उस जगह एक डाकू को छोड़ा और खुद भी अंदर घुस गया। चंद लम्हों बाद अंदर से घुटी घुटी चीखें बुलंद हुई, जो कि बच्चों और औरतों की थी, जो अचानक इतने सारे डाकू देखकर घबरा गए थे। जल्दी जल्दी सामान समेटो, सरदार ने कहा। चंदीराम किधर है बुढ़िया? सरदार ने राइफल की नाल उस बूढ़ी की तरफ करके कहा। अंदर से सोया हुआ है, बूढ़ी ने बुरी तरह घबराकर हकलाते हुए कहा। सरदार 3 साथियों को लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिस तरफ बूढ़ी औरत ने इशारा किया था। वो दनदनाते हुए उस कमरे में घुस गए और कमरे में पड़े हुए बेड की तरफ देखा तो उसे एक हल्का फुल्का कपड़ा ओढ़े कोई शख्स लेटा हुआ नजर आया। एक डाकू ने आगे बढ़कर कपड़ा खींचकर राइफल तान ली, मगर दूसरे ही लम्हे एक झटके से पीछे हट गया, क्योंकि बेड पर एक मोटा ताजा अजदहा लेटा हुआ नजर आया था। ओ इतना मोटा सांप, हट जाओ, इसे मारना होगा, सरदार ने राइफल का सेफ्टी कैच उतारते हुए कहा। सरदार की आवाज पर सांप ने पलटा खाया और दूसरे ही लम्हे अजदहा फन उठाकर खड़ा हो गया और फिर जों की आवाज के साथ ही अजदहा अपनी जगह से गायब हो गया। अब अजदहे की जगह एक दुबला पतला सा शख्स बैठा हुआ था। ओह, क्या मतलब? कौन हो तुम? उस शख्स ने सांप जैसी आवाज के साथ फुंकार कर कहा। तुम्हारे बाप हैं, डाका डालने आए हैं, लाओ सारा माल निकाल के सामने रख दो, सरदार ने सर्द लहजे में कहा। ओह डाकू, वो बुरी तरह घबरा गया। चलो जल्दी करो, निकालो चाबी, सरदार ने कड़क कर कहा। चाबी? किसकी चाबी? उसने बौखलाकर कहा। इन अलमारियों को चेक करो। सरदार ने अपने साथियों को कमरे में बनी हुई चारों अलमारियों की तरफ राग़िब करवाया। चलो, तुम्हारे पास अब कोई तिजोरी भी ज़रूर होगी, उसकी चाबियां दे दो।
सरदार ने कहा। तुमको चाहिए क्या माई बाप? सेठ चंदीराम ने कहा। दौलत चाहिए हमें, दौलत, समझे? लाओ निकालो। सरदार ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है, ले जाओ दौलत। इन तीनों अलमारियों में तुम्हें बहुत सी दौलत मिल जाएगी, चंदीराम ने अचानक निहायत पुरसुकून लहजे में कहा। सरदार, इस अलमारी को शायद लॉक कर दिया गया है, ये नहीं खुल रही। एक डाकू जो कि बंद अलमारी के पास खड़ा था ने कहा। लाओ इसकी चाबी भी दो। सरदार ने राइफल उसके बेटे पर टिकाकर कहा। इसमें दौलत नहीं, उसने तेजी से कहा। सरदार, बहुत माल निकल आया है इन अलमारियों से, बहुत ज्यादा। एक डाकू ने कपड़ा बिछाकर उसमें नकदी और जेवरात डालते हुए कहा। लाओ इस अलमारी की भी चाबी दे दो। सरदार ने राइफल को दबाते हुए कहा। अरे मान जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है, उसने कहा और तकिया एक तरफ करके उसके नीचे रखी हुई चाबियां मजबूती से अपने हाथ में पकड़ ली थी। मगर सरदार ने राइफल की नाल उसके हाथ पर जमा दी। चाबियां निकलकर नीचे फर्श पर जा गिरी। चंदीराम तेजी से चाबियों की तरफ बढ़ा, मगर एक डाकू ने पहले ही चाबियां उठा ली थी और फिर चाबियां सरदार के हाथ में पहुंच गईं। संभालो इसको। सरदार ने उस डाकू को चंदीराम की तरफ इशारा किया तो डाकू ने कॉलर से पकड़कर चंदीराम को पीछे खींच लिया। देखो तो इसमें क्या है जो यह हर चीज पर फोकियत दे रहा है, सरदार ने कहा और अलमारी की तरफ बढ़ा और की होल में चाबी डालकर घुमा दी। क्लिक की आवाज से अलमारी खुल गई। सरदार ने पट खोल दिए। अलमारी में एक छोटा सा सुनहरी रंग का संदूक रखा हुआ था और बाकी तमाम अलमारी खाली थी। ओहो, ये तो खाली है, सरदार ने संदूक बाहर निकालकर कहा। काफी खूबसूरत संदूक है सरदार। क्या है इसमें? डाकू ने सरदार के हाथ में संदूक देखकर कहा। क्या मालूम क्या है, लेकिन जरूर है कोई कीमती चीज, तभी तो ये चरिया इस पर मर रहा है। सरदार ने उसे खोलने की कोशिश करते हुए कहा, मगर वो खुलने में न आ रही थी। ले चलो इसको भी साथ सरदार, डेरे पर ही खोल लेंगे। एक डाकू ने कहा। ठहरो, तुम ये संदूक नहीं ले जा सकते। चंदीराम उछलकर दरवाजे के सामने आ गया। उसके चेहरे पर वहशत के आसार नमूदार हो गए थे। अबे चल हट सामने से, क्यों बेवजह मौत के मुंह में जा रहा है? सरदार ने संदूकची अपने एक साथी की तरफ उछालकर चंदीराम को गिरेबान से पकड़कर एक तरफ झटकते हुए कहा। जय बजरंग बली। चंदीराम ने नारा लगाया और दूसरे ही लम्हे सब डाकू उछल पड़े। चंदीराम की रंगत तेजी से सिया पड़ती चली गई और चेहरा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया और फिर गज भर लंबी जुबान उसके मुंह से बाहर निकलकर लहराने लगी। अब भी मान जाओ, छोड़ जाओ ये संदूक, चंदीराम ने पुंकारते हुए कहा। अब वो एक बार फिर दरवाजे की जगह हायल हो गया था। उड़ा दो इसको, सरदार ने चीख कर हुक्म दिया और दूसरे ही लम्हे दो डाकुओं की राइफलें सीधी हुई और तड़तड़ाहट की आवाज गूंजी। मगर चंदीराम उछलकर एक तरफ हट चुका था। दूसरे ही लम्हे उसकी लंबी जुबान रबड़ की तरह बढ़ती हुई सरदार को लिपटती चली गई। छोड़ जाओ इस संदूक को, तुम्हारा ही फायदा रहेगा। मान जाओ नौजवानों, मान जाओ, सारी दौलत ले जाओ, मगर ये संदूक छोड़ जाओ, चंदीराम ने खरखराते हुए कहा। सरदार को अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई। उसी लम्हे दूसरे डाकू ने राइफल सीधी की और एक बार फिर तड़तड़ाहट की आवाज गूंजी और चंदीराम के जिस्म में लातादार सुराख बनते चले गए। उसकी जुबान सिमटने लगी और फिर उसका बेजान जिस्म एक तरफ लुढ़क गया। वो खत्म हो चुका था। सब डाकुओं से फलांगते हुए बाहर निकल आए, जहां उनके बाकी साथी मालो असबाब लूटकर उनका इंतजार कर रहे थे। और फिर वो सब तेजी से बाहर निकलते चले गए। एक डाकू ने जेब में हाथ डालकर एक सीटी निकाली और मुंह में दबाकर बजाया तो दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और बाकी डाकू भी दौड़ते हुए जीप में सवार हो गए। गली में चंद लोग हाथ उठाए खड़े थे। शायद ये वही लोग होंगे जो हवेली से चीखो पुकार सुनकर खबरगिरी लेने आए होंगे, लेकिन डाकुओं ने उन्हें उसी जगह रोक लिया था। उसी लम्हे जीप ने टर्न लिया और तेजी से वापसी के रास्ते पर दौड़ पड़ी। एक डाकू ने चंद हवाई फायर किए ताकि कोई ताकुब का सोच भी ना सके। चंद लम्हों बाद जीप दौड़ती हुई गांव से बाहर निकल गई और गुप अंधेरे में गुम हो गई। अब गांव में एक बार फिर गहरे सन्नाटे का राज था, जैसा कि डाका पड़ने से कबल था, जबकि हवेली में चीखो पुकार के साथ साथ रोने पीटने की आवाजें भी आ रही थी। तमाम डाकू डाका डालने के बाद अपने डेरे पर पहुंच चुके थे और लूटा हुआ माल एक तरफ डाल रहे थे। सबने चेहरों पर बंधे हुए नकाब उतार दिए थे और अपनी अपनी राइफलें ठिकानों पर रख दी थी। हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा माल मिल गया है सरदार, नायब सरदार डाकू ने कहा। हाँ, काफी माल मिल चुका है, लेकिन वो साला हिंदू सेठ ख्वामखा ही मारा गया, सरदार ने कहा। वैसे सरदार, वो हिंदू सेठ बहुत खतरनाक आदमी था, कोई जादूगर मालूम होता था, नायब सरदार ने कहा। हाँ वाकई, मेरी तो पसलियों में अभी तक दर्द महसूस हो रहा है, सरदार ने तकिए से टेक लगाते हुए कहा। सरदार, उस संदूक में क्या शय हो सकती है जो वो हिंदू सेठ को जान से भी ज्यादा अजीज थी?
वो संदूक देखकर काफी मुस्तरिब हो गया था। नाइब सरदार डाकू ने कहा, ठहरो, ये हम अभी देख लेते हैं, जाओ वो संदूक उठा लाओ। सरदार ने कहा तो एक डाकू संदूक उठा लाया और सरदार के सामने लाकर रख दिया। सरदार ने संदूक को उलट पलट कर उसकी कुंडी तलाश की, मगर संदूक चारों तरफ से एक जैसा था। वो काफी देर तक मगजमारी करता रहा, मगर संदूक ना खुला। अरे बाबूजी, कोई सलाख वगैरह हो तो ले आओ, सरदार ने कहा। चंद लम्हों बाद बाबूजी ने सलाख लाकर सरदार के हाथ में दे दी। सरदार ने सलाख की मदद से कुछ ही देर में संदूक खोल लिया। ये क्या मतलब? ये कलम और किताब, क्या इसके लिए उस पागल ने मौत कबूल की है? सरदार ने संदूक के अंदर झांक कर कहा और हाथ डालकर एक मुस्ततील और शफाफ प्लास्टिक की डिबिया में एक पुराने वक्तों का इंक पेन मौजूद था, जो निकाल लिया, जिसके साथ एक छोटी सी नोटबुक भी बाहर आ गई थी। सरदार, हो सकता है कि इस कलम और इस छोटी सी किताब से उस सेठ की कोई यादें वाबस्ता हों, या किसी की निशानी हो जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता हो। एक डाकू ने दूर से अपना नजरिया बयान किया। हाँ, ये हो सकता है। इस किस्म के जज्बाती लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं है, सरदार ने उस डाकू की तायद करते हुए कहा। सरदार ने नोटबुक खोलकर देखा तो उसमें कुछ लिखा नजर आया, मगर सरदार अनपढ़ था, इसलिए उसकी कुछ समझ में ना आया। उसने वो बुक बंद करके एक तरफ रख दी। उनके ग्रुप में सिर्फ 2 शख्स ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। एक लतीफ़ था, जो कि आजकल अपनी बीवी बच्चों से मिलने गया हुआ था, जबकि सरदार हरभजन सिंह था, जो कि मजहबी तौर पर सिख था और बड़ा सख्त और जाबिर किस्म का शख्स था। इस गिरोह में सबसे ज्यादा कत्ल उसी ने किए थे। उसने मैट्रिक की थी और अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाहा था। उसका बाप एक दर्जी था और वो सब अपने मुख्तसर कुनबे के साथ एक छोटे से गांव में रह रहे थे। हरभजन सिंह के कुनबे में उसके माँ बाप और बहन शामिल थे। एक रात जब वो सब सो रहे थे तो हरभजन सिंह चीख की आवाज़ सुनकर उठ गया। चीख की आवाज़ें उसकी बहन के कमरे से आई थी। उसकी माँ और बाप भी चीखें सुनकर उठ बैठे थे। फिर जैसे ही वो सब उस कमरे में घुसे, एक अजीब और गैरत दिलाने वाला मंजर उनकी नज़रों के सामने था। उसकी खूबसूरत बहन लिबास से आरी कमरे में दौड़ती फिर रही थी और 2 नकाबपोश उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते फिर रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजे पर अपने वालिदैन को खड़े पाया, तेजी से दौड़ती हुई उनके पीछे छुप गई। दोनों नकाबपोशों ने राइफलें कांधे से उतारकर सीधी कर ली और फिर एक नकाबपोश बोला, खबरदार, हट जाओ, हमारे रास्ते में मत आना और छोड़ दो इस लड़की को, वरना सबको भून कर रख दूंगा। मगर हरभजन सिंह की आंखें शोले उगल रही थी। वो तेजी से दूसरे कमरे में गया और डबल बैरल बंदूक उठा लाया और आते ही एक नकाबपोश को ढेर कर दिया, जबकि दूसरे नकाबपोश ने ऑटोमेटिक राइफल का सिर्फ एक राउंड ही सर्व किया और सिवाय हरभजन सिंह के सबको ढेर कर दिया और फिर तेजी से कमरे से बाहर दौड़ पड़ा और दीवार फलांग कर बाहर निकल गया। हरभजन सिंह उसके पीछे दौड़ा और गली में दौड़ते हुए नकाबपोश पर फायर कर दिया, लेकिन गोली बजाय नकाबपोश को लगने के एक दूसरे शख्स के सीने में पड़ी और वो शख्स उसी जगह ढेर हो गया। हरभजन सिंह वापस तेजी से दौड़ा और जब अपने घर में उस जगह देखा तो उसके माँ बाप और बहन खून में लथपथ पड़े थे, जबकि वो नकाबपोश अभी जिंदा था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका नकाब नोचकर एक तरफ फेंक दिया। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, उसने अटकते हुए कहा। नकाबपोश उसके लिए अजनबी था। बताओ तुम्हारे साथ दूसरा कौन था? बोलो, जल्दी बोलो, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। हरभजन ने दोनों हाथों से उसका गला पकड़ते हुए कहा, वो ताफू। वो सिर्फ इतना ही कह सका था। उसके बाद उसकी रूह उसका साथ छोड़ गई। ताफू, वो वहशत से गुर्राया, लेकिन ये उसे बाद में पता चला कि नकाबपोश के बजाय जो शख्स से निशाना बना था वो रहमतुल्लाह था, नेमतुल्लाह का बड़ा बेटा, जिससे उसकी पहले भी न बनती थी। हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा होता ही रहा था। उसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। उसके सर से शफीक माँ बाप का साया उठ चुका था। अब उसे ताफू की तलाश थी। वो दरिंदा बन चुका था। ताफू या उससे मिलता जुलता नाम जिसका भी होता वो उसे कत्ल कर देता। वो गांव से राह फरार तो पहले ही इख्तियार कर चुका था। अब वो डाकुओं के एक गिरोह के हत्थे चढ़ गया था और कुछ ही अरसे में वो उनके गिरोह का खतरनाक मेंबर बन चुका था। अब उसने अपना नाम हरभजन सिंह की बजाय शेर सिंह रख लिया था। यह थी हरभजन सिंह की कहानी, जिसे वो फरामोश न कर सका था। वो भी इस वक्त एक तरफ बैठा था। सरदार ने नोटबुक एक तरफ रखी तो उसने हाथ बढ़ाकर वो नोटबुक उठा ली और उलट पलट कर देखा और फिर उसके वर्क उलटने लगा। उसमें नाम लिखे हुए नजर आ रहे थे, मगर जो ही एक सफ़े पर उसकी नज़र पड़ी वो चौंक उठा। उस सफ़े पर कोई नोट लिखा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया
उसके चेहरे पर हैरत, खौफ और शदीद घबराहट के आसार नमूदार हो गए। सफ़े पर लिखा था, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। ये वो फिक्रा है जिसके आगे मैं अपने दुश्मनों के नाम बमा मजहब लिखकर मौत की नींद सुला चुका हूँ। अव्वल तो ये कि इस कलम से अगर कोई फिक्रा इस डायरी में लिखकर इसके आगे अपने दुश्मन का नाम भी लिख दे तो वह 1 घंटे के अंदर अंदर कुदरती तौर पर किसी न किसी तरह हलाक हो जाएगा। दूसरा यह कि इस तरीके से मैंने बहुत सी दौलत इकट्ठी की। बकलम चंदीराम। क्या हुआ शेर सिंह, खैरियत तो है? तबीयत ठीक है ना तेरी? उसके बराबर में बैठे हुए डाकू ने कहा। हाँ, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस यूं ही दिल घबरा रहा था, शेर सिंह ने अपने आप को संभालते हुए कहा और नोटबुक बंद करके एक तरफ रख दी। अगर ये बात सच है तो फिर समझ लो उसे इसी चीज की जरूरत थी। अब वो गिन गिन कर बदला लेगा। उसके जहन में ख्याल उभरा। उसने डायरी के करीब पड़ी हुई मुस्ततील डबिया उठा ली और उसे खोलकर उसमें रखा हुआ कलम बाहर निकाल लिया और उसे गौर से देखने लगा। कलम जो कि पुराने वक्तों का मालूम होता था। उसने कलम का कैप उतारकर उसकी निब को गौर से देखा। हो सकता है ये सच हो, लेकिन आजमाइश शर्त है। मगर मैं ये आजमाइश किस पर करूं? उसके जहन में ख्याल उभरा। चलो सुबह देखेंगे इस बात को, उसने सोचा और फिर कलम को डबिया में बंद करके वापस रख दिया। अब समझ में आया कि चंदीराम ये संदूक क्यों नहीं ले जाने दे रहा था। उसने सोचा और फिर तमाम डाकू सोने की तैयारी करने लगे। वैसे भी काफी रात बीत चुकी थी। 3 चारपाइयों पर ये 14-15 अफराद न सो सकते थे। उन्होंने तीनों चारपाइयां एक तरफ खड़ी कर दी और नीचे ही बिस्तर बिछाने लगे। कुछ डाकू दूसरी झोंपड़ी में चले गए थे और फिर तमाम डाकू उन बिस्तरों में घुस गए और नींद करने लगे। लेकिन शेर सिंह की आंखों में नींद के कोई आसार न थे। उसका जहन उस नोटबुक और कलम पर चिपका हुआ था। वो उसके जरिए अपना पुराना इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन उसे अपने दुश्मन का असली नाम मालूम न था। बहरहाल वो सुबह होते ही कोई और हल तलाश करेगा। फिर काफी देर बाद नींद उसे भी अपनी आगोश में खींचने लगी और फिर चंद लम्हों बाद वो भी सो चुका था। ये डाकू जिस गांव में रहते थे वो सारा गांव इन डाकुओं से ही आबाद था। पुलिस वगैरह को धोखा देने के लिए उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को भी अपने साथ ही रखा हुआ था। यानी हर डाकू की झोंपड़ी अलहदा थी, जबकि चंद एक डाकू ऐसे भी थे जिसके बीवी बच्चे उनके साथ इस गांव में न रहते थे, लेकिन जहां उन्होंने डाका डालना होता वहां के बारे में बहुत अच्छी तरह मालूम करके आते और फिर बैठकर प्लानिंग करते। डाका डालने के बाद गाड़ी को बेमकसदी घुमाने के बाद ही वापस लाते। यानी जहां 1 घंटा सर्फ होना हो वहां ये लोग 2 घंटे लगाते और डाका डालने के बाद ये लोग एक रात अपनी झोपड़ियों में न जाते थे। उनका यह अकीदा था कि अगर वो उस रात अपनी बीवी के पास चले गए तो अगली मर्तबा जब वो डाका डालने जाएंगे तो उन पर कोई ना कोई मुसीबत टूट सकती है। इसलिए आज भी वो अपनी झोपड़ियों में न गए थे। वो 1 माह में 2 या 3 डाके मारते थे। रात का पिछला पहर था। तमाम गांव गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक दूर कहीं उल्लू की करी चीख उभरी। चंद लम्हे गुजरने के बाद एक बार फिर उल्लू चीखा, मगर इस बार ये आवाज़ ज़्यादा दूर से न आई थी और तीसरी बार उस चीख के साथ किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी शामिल थी। एक सफ़ेद सा हेवला था जिसकी शक्ल इंसानों से मुशाबे थी, जो कि हवा में तैरता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके ऊपर एक उल्लू चीखता हुआ उड़ रहा था, जबकि उसके अकब में एक कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा था। उसका रुख उस झोंपड़ी की तरफ था जिसमें तमाम डाकू लेटे हुए थे। नज़दीक आने पर उस हेवले की शक्ल वाज़ेह हुई तो मालूम हुआ कि उसकी शक्ल बिल्कुल चंदीराम की तरह थी। दरवाजे पर दस्तक और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी तो नायब सरदार की आंख एक झटके से खुल गई। ये इतनी रात गए कौन हो सकता है? शायद किसी साथी की बीवी होगी। कोई मसला वगैरह पैदा हो गया होगा। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर दस्तक की आवाज़ आई। ओ भाई, कौन है? ठहरो, मैं आ रहा हूँ, उसने दस्तक के जवाब में ऊंची आवाज़ में कहा और स्लीपर घसीटता हुआ दरवाजे के करीब जा पहुंचा और दरवाज़ा खोल दिया और खुमार आलूद आंखों से बाहर झांका जहां अंधेरा छाया हुआ था। और फिर जैसे उसकी नज़र सामने पड़ी, वो पहले तो सामने मौजूद इस शख्सियत को पहचानने की कोशिश करता रहा और फिर एक झटके से पीछे हट गया। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई थी। उसके सामने चंदीराम जिंदा खड़ा था, जिसे वो चंद लम्हे कबल कत्ल कराए थे। वो दरवाजे के उस पार खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी छाई हुई थी। देखो देखो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब भी मान जाओ। उस संदूक से निकलने वाली नोटबुक और कलम को आग लगा दो, तोड़ दो, जाया कर दो, वरना तबाही फैलेगी, तबाही, उसने कहा। उसे बोलते देखकर डाकू के तो हवास ही खता हो गए थे और फिर लहराकर वो गिर पड़ा। वो एक मुर्दा शख्स को अचानक जिंदा देखकर खौफ से बेहोश हो चुका था, मगर आखिरी लम्हे में उसकी नज़र चंदीराम के गले के करीब बने हुए भयानक सुराख पर पड़ चुकी थी।
जो कि गोली का निशान था। उसी लम्हे चंदीराम का जिस्म मट्टी के घरौंदे की तरह बिखर गया। उसके जिस्म से निकलने वाला हैवला आसमान की तरफ परवास कर गया था। डाकू के गिरने की आवाज से चंद दूसरे डाकुओं की भी आंखें खुल गई। वो तेजी से उठकर उसकी तरफ आए और उसे बेहोश देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गई। और फिर चंद लम्हों में तमाम डाकू उठ चुके थे और झोंपड़ी में खलबली मच गई थी। सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर बाद उनकी मेहनत रंग लाई और नायब सरदार डाकू को होश आ गया। उसकी आंखों में अब भी शदीद खौफ के आसार छाए हुए थे। पहले तो वो बहकी बहकी बातें करता रहा, मगर फिर चंद लम्हों बाद उसके हवास मुजतमा हो गए और फिर वो एकदम चुप हो गया। क्या हुआ था सरदार, तुम्हें क्या हुआ था? एक डाकू ने उसे कांधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। क्या मतलब? मैं जिंदा हूं, मगर वो चंदीराम, वो किधर गया? उसने हकलाते हुए कहा। क्या हो गया है तुम्हें रफीक? एक बंदा ही लुढ़काया था आज, और उसके भी तुम बुरे बुरे ख्वाब देख रहे हो, सरदार ने मुंह बनाते हुए कहा। अब उसकी आंखों में बेजारी छा गई थी। सरदार जी, मैंने ख्वाब नहीं देखा, मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। अभी चंद लम्हे कबल दरवाज़ा खटखटाया गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर चंदीराम खड़ा था। उसकी गर्दन में सुराख बना हुआ था। वो कह रहा था कि डायरी और कलम फेंक दो वरना तबाही फैलेगी। और फिर उसके बाद चंदीराम हवा में तहलील हो गया था। मैं सच कह रहा हूँ सरदार, मैंने ख्वाब नहीं देखा। रफीक डाकू ने अपनी तेज धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करते हुए कहा। तो तमाम डाकुओं के चेहरे पर सनसनाहट की लहर दौड़ गई। रात के इस पहर में अगर कोई ना भी खौफजदा होना चाहे तो भी वो डर जाता है। तारीकी इंसान को बुज़दिल बना देती है, इसीलिए अल्लाह ताला ने तारीकी को शर से मंसूब किया है। शैतान के पैरोकार अक्सर अंधेरों में ही रहना पसंद करते हैं और अंधेरे से ही फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, वो चंदीराम था ही खौफनाक शख्सियत का मालिक। तुम्हारा डरना लाजमी अमर है। चलो सो जाओ, सुबह देखेंगे इस मसले को, सरदार ने बात बनाकर कहा, क्योंकि सरदार उनके चेहरे पर फैलने वाले खौफ को देख चुका था। सब एक बार फिर लेट गए और रात का बाकी पहर किसी ने सोकर किसी ने जागकर गुजारा। सुबह सरदार ने तमाम डाकुओं को उनका हिस्सा दे दिया था। फिर कुछ देर बाद शेर सिंह सरदार के पास आया और कहने लगा, सरदार, अब मैं जाना चाहता हूँ। क्या मतलब? कहाँ जाना चाहते हो तुम? सरदार ने हैरत भरे लहजे में कहा। सरदार, मुझे मेरे दुश्मन की खबर मिल गई है, मुझे उससे बदला लेना है। अगर मैं जिंदा रहा तो फिर वापस ज़रूर आऊँगा। शेर सिंह ने कहा। कहाँ है तुम्हारा दुश्मन? हमें बताओ, हम खुद ख़त्म कराएंगे। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, सरदार ने कहा। ना सरदार जी, आपने उसे ख़त्म कर दिया तो मेरे अंदर जलती हुई आग कभी सर्द नहीं होगी। उसे मैं तड़पा तड़पा कर ही कत्ल करूँगा, शेर सिंह ने कहा। अच्छा बता तो दे, वो है कौन? सरदार ने पूछा। बताऊंगा सरदार, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वापसी के बाद, शेर सिंह ने जवाब दिया। चलो तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहो। लेकिन तुम आओगे कब? सरदार ने पूछा। कुछ मालूम नहीं सरदार, मैं कब तक आऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर अगर जिंदा रहा तो, शेर सिंह ने कहा। ठीक है, तुम्हें इजाज़त है, मैं आज ही बाकी लोगों को बता दूंगा। और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो, सरदार ने पूछा। नहीं सरदार, मेहरबानी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक शय की ज़रूरत है, अगर आप इनायत कर दें तो, शेर सिंह ने कहा। हाँ हाँ कहो, किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर पैसे वगैरह चाहिए तो ले जाओ, राइफल चाहिए तो भी ले जाओ, लेकिन इसे आम लोगों की नज़रों से बचाना होगा, सरदार ने कहा। ओ नहीं सरदार जी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, और ना ही मुझे कोई राइफल वगैरह चाहिए, शेर सिंह ने कहा। तो फिर क्या चीज़ चाहिए? बोलो बाबा, हिचकिचाओ मत, सरदार ने कहा। सरदार, मुझे वो कलम और किताब दे दें, किताब में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, शेर सिंह ने बात बनाकर कहा। ओए, वो कलम और किताबचा जो संदूक से निकला था, ले जाओ बाबा, हमारे किस काम का? तुम ही पढ़े लिखे हो, तुम्हारे ही काम आएगा, ले जाओ, सरदार ने कहा। मेहरबानी सरदार। अच्छा, मुझे इजाज़त है, अब मैं चलता हूँ, शेर सिंह ने उठते हुए कहा। अरे कहाँ बाबा, अभी रुक जाओ, दोपहर का खाना खाकर चले जाना, सरदार ने कहा। अरे नहीं सरदार, खाना मैं खा लूँगा, बस अब मैं चलता हूँ, शेर सिंह ने कहा। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हारी मर्जी, सरदार ने कहा। शेर सिंह ने कलम और डायरी उठाई और सरदार से सलाम करके चल पड़ा। उसने रात ही फैसला कर लिया था कि वो कलम और डायरी लेकर सरदार से कोई बहाना बनाकर चला जाएगा और सबसे पहले वो अपने छोटे मोटे दुश्मन ठिकाने लगाएगा और फिर वो उस ताफू को ख़त्म करेगा। अब उसका प्रोग्राम अपने उस ठिकाने की तरफ था जो दरिया के ऐन किनारे पर वाक़ एक मजबूत सी झोंपड़ी थी, जहाँ वो कभी कभी जाकर रह लिया करता था। और दूसरी बात यह कि यह ठिकाना उसके गांव से करीब था। वो अपने उस ठिकाने पर पहुंच गया
और सफाई करके छोटे से टेबल के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और डायरी खोलकर उसका तफसील से मुताला करने लगा। डायरी में काफ़ी नाम लिखे हुए थे जिनके बारे में दर्ज था कि वो मौत की नींद सो चुके हैं। वो सफ़ा पलटता हुआ वापस उस सफ़े पर आकर ठहर गया जिसे वह गुज़िश्ता रात पढ़ चुका था। वो एक बार फिर से उसे पढ़ने लगा। वो सफ़ा पढ़ने के बाद जब उसने सफ़ा पलटा तो वो चौंक पड़ा जिस पर तहरीर दर्ज थी। मैंने गलती से एक नाम गलत दर्ज कर दिया था। मैंने जल्दी में देवी से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उस शख्स को जल्द अज जल्द गहरी नींद सुला दो तो वो बच जाएगा। वो पहला शख्स था जो डायरी में दर्ज होने के बाद भी बच गया, वरना आज तक कोई ना बचा था। चंदीराम, जनवरी 27, 1968। शेर सिंह ने तमाम डायरी पढ़ ली मगर कोई ख़ास बात नज़र न आई। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा कि किसको अपना पहला शिकार बनाए। ताफू का असली नाम उसे मालूम ना था, इसलिए उसका नाम लिखना फजूल था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे बाहर कोई चल रहा है। उसने डायरी बंद करके टेबल पर रखी और झोंपड़े से बाहर आ गया। बाहर 2 अफराद दरिया के किनारे उसकी झोंपड़ी के अकब से गुजर रहे थे। उनकी नज़रें दरिया में कुछ तलाश कर रही थी। क्या हुआ है भाइयों, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? शेर सिंह ने कहा। ओह, शायद आप यहाँ ही रहते हैं, एक शख्स बोला। जी आप ठीक समझे हैं, मैं इधर ही रहता हूँ, शेर सिंह ने झोंपड़ी की तरफ इशारा करके कहा। फिर ठीक है, आपसे बात हो सकती है, दूसरे शख्स ने कहा और दोनों चलते हुए नज़दीक आ गए। और फिर जो तफसील बताई गई वो उसके लिए काफ़ी हैरानकुन भी थी और तकलीफदेह भी थी। ओह, फिर पता चला उन कातिलों का? वो बेचैनी से बोला। नहीं नौजवान, अभी तक कुछ पता नहीं चला, इसलिए हम दरिया के किनारे किनारे तमाम गांव में मालूमात हासिल कर रहे हैं। क्या तुमने कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं देखा या सुना? उस शख्स ने पूछा। मैंने नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके कातिलों का ज़रूर पता लग जाएगा, वो खला में घूरते हुए बोला। क्या मतलब? क्या तुम कुछ जानते हो? उस शख्स ने चौंक कर कहा। शायद कुछ कुछ जानता भी हूँ और शायद नहीं भी, वो मायूसी से बोला। नौजवान, तुम्हें जो कुछ मालूम है उसके बारे में हमें ज़रूर बताओ, शायद किसी का भला ही हो जाए, वो शख्स बोला। नौजवानों, मेरी एक अजीज़ा भी उनके हत्थे चढ़ चुकी है, मगर वहाँ मैंने एक ज़ख्मी नकाबपोश से एक नाम सुना था, ताफू। शेर सिंह ने बात घुमाकर कहा। ताफू? वो शख्स उछल पड़ा। नौजवान, क्या तुमने ताफू ही कहा है? हाँ हाँ भाई, क्या तुम ताफू को जानते हो? वो चौंक उठा। चौधरी ताफू को कौन नहीं जानता? अरे तुम चौधरी लतीफ़ बाजवा को नहीं जानते? उस शख्स ने कहा तो शेर सिंह बेख्तियार उछल पड़ा। चौधरी लतीफ़ बाजवा? नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो तो बहुत। वो सिर्फ इतना ही कहकर खामोश हो गया। तभी तो कह रहा हूँ नौजवान, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी या तुमने कोई और नाम सुना होगा। जहन पर जोर दो, शायद कोई और नाम लिया हो। उस शख्स ने भी इनकार में सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, फिर शायद मुझे ही गलतफहमी हुई होगी, हो सकता है वो कोई और ताफू हो, वो ढीले लहजे में बोला। नहीं, ताफू सिर्फ एक ही है, जो कि करीब के गांव का चौधरी है, जो कि खुदा तर्स नेक परहेजगार है। उस शख्स ने कहा। ठीक है, आप अपने तौर पर मालूमात हासिल करें, मगर मुझे ज़रूर बताएं, मैं भी कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ मालूम हो जाए। वो अब कुछ सोच रहा था जबकि वो दोनों चल पड़े और वो वापस झोंपड़ी में आ बैठा। अब वो ताफू के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद था। उसकी ज़ाहिरी हैसियत तो सबके सामने एक फरिश्ते की तरह थी, मगर दिलों के भेद सिर्फ खुदा ही को ही मालूम होते हैं। दोनों अजनबी उसको सोच को एक अलग धारा दे गए थे। 2 रोज़ लगातार 2 अदद जवान लड़कियों की उरियां लाशें दरिया में पाई गई थीं। पहले रोज़ वो लाश देखकर यही समझे कि यह शायद किसी जुनूनी कातिल की कार्रवाई होगी, मगर जब दूसरे दिन भी उसी हालत में एक और लाश बहती हुई आई तो वो गड़बड़ा गए और यही समझे कि ये कार्रवाइयाँ कोई अय्याश शख्स करवा रहा है या कर रहा है, जो जवान लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाकर दरिया में फेंक देता है। इसलिए अब वो गांव-गांव उन लड़कियों के बारे में मालूमात हासिल करते फिर रहे थे। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा, वो बुड़बुड़ाया। उसमें छुपा हुआ दरिंदा बेदार हो चुका था। उसने कलम डबिया से निकालकर अपनी जेब में डाल लिया और फिर एक कोने में पड़े हुए सूखे घास को एक तरफ हटाकर उसके नीचे से एक लंबी नाल वाला पिस्टल निकाल लिया और फिर उसका राउंड निकालकर उसकी गोलियां चेक करके वापस पिस्टल के हत्थे में फिट कर दिया और एक बार फिर हाथ घास में डालकर एक फालतू राउंड निकाल लिया। पिस्टल उसने नेफे में उड़स लिया और टेबल पर रखी हुई नोटबुक और राउंड साइड जेब में डाल लिए और झोंपड़ी को मुकफ्फल करके गांव की तरफ चल पड़ा। शाम के साये काफ़ी लंबे हो चुके थे। वो गांव में घुसने के बजाय चक्कर काटकर उस तरफ आ गया जहां चौधरी लतीफ़ का डेरा था।
उसका ख्याल था कि वो डेरे से एक आध आदमी उठाकर ले जाएगा और उससे चौधरी के अंदरूनी हालात मालूम करेगा, क्योंकि वो समझता था कि ये मुलाजिम किस्म के लोग अपने मालिकों के राजों से काफ़ी हद तक वाकिफ़ होते हैं, जबकि वफादार मुलाजिम तो ऐसे राजों के अमीन होते हैं। उस डेरे में चौधरी का माल मवेशी रखा हुआ था, जिसकी देखभाल के लिए 2 या 3 मुलाजिम होते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस डेरे के पास आ गया और उसकी छोटी छोटी दीवारें देखकर मुस्कुराया और फिर दीवार से झांक कर देखा। बाड़े में 2 शख्स काम कर रहे थे। एक शख्स घास कतरने वाली मशीन चला रहा था, जबकि दूसरा शख्स मशीन में घास डाल रहा था। एक तरफ कतरे हुए घास का काफ़ी बड़ा ढेर पड़ा हुआ था, जबकि बहुत सी भैंसें और गाय घूंटों से बंधी हुई थी। मगर दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि बैठी हुई भैंसें अब उठ खड़ी हुई थी और बुरी तरह डकरा रही थी। उनके अंदाज में बेपनाह खौफ था, जैसे उनके सामने कोई गैर मरी शय खड़ी हो। और फिर कुछ देर बाद ही बाड़े में जैसे भौचाल आ गया। तमाम जानवर उठ खड़े हुए थे और अपनी खूंटियों पर जोर आजमाई कर रहे थे। वो दौड़ना चाहते थे, मगर उनको बंधे हुए रस्से उनकी राह में रुकावट पैदा कर रहे थे। उनके नज़दीक पड़ी हुई छोटी बड़ी चारा डालने की खुरलियाँ उनकी अफरा तफरी से उलटकर दूर जा गिरी थी। उनकी डरी डरी आवाज़ ने बाड़े में खलबली मचा दी थी। दोनों घास काटने वाले अपना काम भूलकर इस नई सूरत हाल को देखने लगे। उनके चेहरे हैरत से फैले हुए थे। ओए शीदे, इन डंगरों को क्या हुआ है? एक शख्स ने हैरत से सवाल किया। यार, लगता है बाड़े में कोई गैर मरी शय आ गई है। अबे भाग यहाँ से, नहीं तो मारे जाएंगे, दूसरे शख्स ने घबरा कर कहा। उसकी बात सुनकर पहला शख्स भी घबरा गया और वो दोनों छलांगे लगाते हुए दरवाजे की तरफ भागे। शेर सिंह भी इस नई सूरत हाल से बौखला गया और दीवार से दूर होकर खड़ा हो गया। लेकिन जो ही उसने दरवाजे में से निकलकर भागते हुए दोनों शख्स देखे तो वो तेजी से उनकी तरफ लपका। उसने सर पर सियाह कपड़ा बांध रखा था और फिर उसने तेजी से एक शख्स को बाजुओं से पकड़ लिया। वो घबराया हुआ शख्स और भी ज्यादा घबरा गया था और चीखने ही लगा था कि शेर सिंह ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जबकि दूसरे शख्स ने पीछे मुड़कर देखने की जहमत ही नहीं की। शेर सिंह उसे घसीटकर वापस बाड़े में ले आया। वो शख्स उसके हाथों में बुरी तरह तड़प रहा था। ओए सीधा हो जा, चुप कर जा, अगर अब आवाज़ निकाली तो गोली मार दूंगा। ओ जी, मुझे ना मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गिड़गिड़ाया। छोड़ दूंगा तुझे, पर एक शर्त पर। जो कुछ मैं पूछूं वो सच सच बताओगे? शेर सिंह ने आंखें निकाल कर कहा। पूछो जी, मैं सब सच बताऊंगा, वो बोला। चौधरी लतीफ़ का असल रूप क्या है? सच सच बताना, वरना अभी मारे जाओगे, वो सर्द लहजे में बोला। चौधरी जी बहुत अच्छे बंदे हैं जी, वो घबरा गया। लगता है तुझे गोली मारना ही पड़ेगी। मैंने कहा ना, मुझे सच सच बताओ, वो गरजा। माई बाप, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी मरना नहीं चाहता, वरना चौधरी जी मेरे पूरे खानदान को कत्ल करवा देगा, वो रो पड़ा। खुदा तरस आदमी, तुझे उसके राज अफशा करने पर खानदान समेत कत्ल करवा देगा, यही बात है ना? तो इसका मतलब है कि चौधरी के करतूत सही नहीं, वो बोला। जी यही बात है, वो गिड़गिड़ाया। ठीक है, बस मुझे यही पूछना था, लेकिन ठहरो, मेरे बारे में अगर किसी को कुछ बताया तो सबसे पहले मैं तुझे गोली मारूंगा, समझा? वो अपना रिवॉल्वर रखते हुए बोला। वो अपना रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर रखते हुए बोला। ये बिल्कुल नहीं समझेगा। आओ हम समझाते हैं, उसके अकब से आवाज आई। वो तेजी से मुड़ा तो उसे 5 आदमी नजर आए, जिन्होंने हाथों में लाठियां उठा रखी थी, जिन पर लोहे के खोल चढ़े हुए थे। वो तेजी से छलांग लगाकर दौड़ पड़ा, मगर कहाँ जाता, दरवाजे में तो लाठियां उठाए खड़े थे। उसे मुखालिफ सिमत में दौड़ता देखकर 3 आदमी तेजी से उसके पीछे लपके, मगर फिर ठिठक कर रुक गए, क्योंकि अब शेर सिंह के हाथ में खौफनाक रिवॉल्वर नजर आ रहा था, जिसको जाहिर है उन्हीं की तरफ होना चाहिए था। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम में से एक भी बचकर नहीं जाएगा, वो तेजी से बोला। बाड़े में अभी तक जानवरों की वही सूरत हाल थी जो कि चंद लम्हे कबल थी। 5-6 भैंसें तो अपने रस्से भी तुड़वा चुकी थी, अब वह दौड़ती फिर रही थी। उसी लम्हे एक भैंस भागते हुए जो ही उनके करीब से गुजरी तो नजदीक ही खड़े शेर सिंह से टकरा गई। वो चलकर नीचे जा गिरा, रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। इस नई सूरत हाल से उन अफराद ने फायदा उठाया और फिर उनकी लाठियां जमीन पर पड़े हुए शेर सिंह पर बरसने लगी। एक लाठी जो ही उसे सर पर पड़ी, उसके दिमाग में रंग बिरंगे सितारे झिलमिला उठे और वो बेहोश होकर लुढ़क गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया, जिसमें हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। उसे अपने पूरे जिस्म में दर्द की टीसें उठती महसूस हुई और हलक से कराहें निकलने लगी। उसके सर में शदीद दर्द उठा तो उसका हाथ खुद ब खुद सर की तरफ उठा, जहां चिपचिपाहट महसूस हुई, यानी उसका सर फट चुका था और खून निकल कर जम चुका था। वो चंद लम्हे पड़ा रहा और उठने वाले दर्द की शदीद टीसें बर्दाश्त करता रहा।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता उठकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और उस नीम अंधेरे कमरे की छत को घूरने लगा। उसने अपनी जेबों को टटोला, उसकी जेबों में से तमाम रकम वगैरह गायब थी, जबकि कलम और नोटबुक वैसे ही महफूज थी। नोटबुक और कलम की मौजूदगी का एहसास करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। चौधरी लतीफ़ बाजवा का दूसरा चेहरा बेनकाब हो चुका था। उसके जी में आई कि वो डायरी में चौधरी का नाम लिख दे, मगर फिर उसने अपना ख्याल बदल डाला। वो चौधरी को अपने हाथों से मारना चाहता था, अपने माँ बाप और बहन का इंतकाम लेना चाहता था। तड़पा तड़पा कर मारूंगा और उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। उसके जहन में गुस्से की लहर दौड़ी, लेकिन उसके बाकी गुर्गों को तो रास्ते से हटाना ही होगा, मगर उनके नाम कैसे मालूम किए जाएं? उसने सोचा, चलो कोई ना कोई तो सामने आएगा, तो फिर सब कुछ पता चल जाएगा। एक बात मजीद उसकी समझ में अब तक नहीं आई थी कि बाड़े में जब वो गया था तो जानवरों में इतनी अफरा तफरी क्यों फैल गई थी। आखिर सोच सोच कर उसने यही हल निकाला कि ये सब कारनामा शायद उस हिंदू सेठ चंदीराम की रूह का है। वही आ गई होगी बाड़े में, लेकिन वो भटक क्यों रही है? उसका उस डायरी और कलम से क्या वास्ता है? उसके जहन में मुख्तलिफ ख्याल गर्दिश कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया और दरवाजे के पास जाकर रुक गया। उसने दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। बाहर एक चारपाए पर 3 अफराद बैठे ताश खेल रहे थे। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बजाया तो वो तीनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। जा यार फजल हुसैन, ज़रा देख, शायद उसे होश आ गया है, एक शख्स ने कहा। तो उसके नज़दीक बैठा हुआ शख्स सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। उसने नज़दीक पड़ी हुई राइफल कांधे पर लटका ली। मेरी बारी में वापस आकर चलूंगा, पत्ते मेरे पास ही हैं, तुम कोई बेईमानी ना करना, वो बोला। वो नहीं करते यार, हम कोई तेरे जैसे बेईमान हैं, दूसरा बोला। जबकि वो शख्स दरवाजे की तरफ बढ़ाया, शेर सिंह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे के दरमियान में आ गया और वापस नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और उस शख्स की झलक नजर आई। होश आ गया तुझे, तीसमार खां की औलाद? वो गर्दन निकाल कर बोला। मुझे पानी पिला दो भैया, प्यास लग रही है, शेर सिंह ने कहा। ओए, मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं, तुम सिख हो और मैं मुसलमान। अच्छा, तो क्या तुम सब लोग मुसलमान हो? शेर सिंह ने पूछा। सब? वो यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही हैं, एक मैं हूँ, दूसरा सत्तार है और तीसरा ज़हूर बख्श है, और हम सभी मुसलमान हैं, वो बोला। अच्छा जी, मुझे पानी तो पिला दो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि वो उनके नाम वगैरह मालूम कर चुका था। अच्छा, पिलाता हूँ पानी, वो बोला और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में पानी का एक जग था। ये लो, पानी पी लो, वो बोला और जग रख कर वापस मुड़ गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बाकी और आखिरी हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।